हेलो बच्चों, दिस इज़ इशिका और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी केमिस्ट्री हब पर, जहाँ पर आपको पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जहाँ पर मैंने आपको पार्ट 1 कराया था सिंपल बॉन्डिंग एंड थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल का पार्ट 1, जहाँ पर मैंने आपको वीपीटी कवर करवाई है ना। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देखो, देन आप इस वीडियो पे, है ना, तब आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोलूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देन हमारा आता है वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये थ्योरी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और आपको वीडियोस मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बीएससी केमिस्ट्री हब। और भी जिस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको और क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आपकी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से हो सके, है ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको अपनी ग्रेजुएशन में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। देखो, मैं बताती हूँ आपके लिए, मैं बेस्ट नोट्स लेके आ रही हूँ। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से नोट्स बनाइए सिंपली। अब ये क्या है, तो मैं ये मेरे जो खुद के नोट्स थे, है ना, वहाँ से मैं इनको लेके आई हूँ। बस मैंने इसको पीपीटी में फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, सेम वही चीज़ है। आप अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन से। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, है ना। दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। अब हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग, है ना, ऑफ सिमिलर एनर्जीज, मतलब सिमिलर एनर्जीज वाले ऑर्बिटल का मिक्सिंग, एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी वाले होते हैं, मान लो मैंने एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये लिया और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने ये लिया, ये भी 1s का था और ये भी 1s का था, तो दोनों की एनर्जी कैसी होगी, सिमिलर होगी, 1s है। तो जब आप इन दोनों का क्या करवाओगे, ओवरलैपिंग करवाओगे, इन दोनों को मिक्सअप करोगे, तो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हमने वीबीटी में भी यही देखा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं। वहाँ पे ड्रॉबैक क्या था कि जो वीबीटी होती है ना, वो सिमिलर एनर्जी की बात नहीं करती। अगर आपने 1s लिया है तो आप 2s के साथ मिक्सिंग करवा दीजिए, है ना। अब दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलती है कि आप उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग करवाइए जिनकी एनर्जी जो है वो सिमिलर हो। क्या बोलते हैं, जिनकी एनर्जीज सिमिलर हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ऑन टेलीग्राम। मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल जल्दी ही बना दूंगी जहाँ पर आपको सारे ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको समझ आई। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, होता क्या है। तो यहाँ पर देखो दिखा गया है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स के बराबर होते हैं। कैसे होता है, लेट मी शो यू एट अ पेज। अब देखो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कैसे होता है। अब अगर मान लो तुमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, एक लिया हमने ये, दिस इज 1s, ठीक है, आपने इसकी इंटरमिक्सिंग करवाई सेकेंड ऑर्बिटल के साथ जो कि क्या था, 1s। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, अब ये क्या है, जो हमारे मिलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और क्या बनाएंगे, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्योंकि जो नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रही हैं, उनका नंबर किसके बराबर होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रही हैं तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बनेंगे। तो दैट इज, ये क्या है, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अगर मैं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाऊंगी तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे बनेंगे। यहाँ तक समझ आया, ठीक है, ओके। तो देखो अब आगे क्या लिखा है, जो बिगर लोब होता है, द बिगर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव साइन वाइल द स्मॉलर लोब ऑन द अपोजिट साइड हैज अ नेगेटिव साइन। मतलब जब आप पी ऑर्बिटल को मिलाते हो, मान लो मैंने एक पी लिया, दिस इज px, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो px। अब जब इन दोनों को मिलाओगे अब तो दो लोब्स बनेंगे। तो जो बिगर लोब होता है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, इस तरीके से बनेगा कुछ, ये इस तरीके से। तो ये जो बिगर लोब है इस पर पॉजिटिव साइन आएगा और जो स्मॉलर लोब है इस पर नेगेटिव साइन आएगा। दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे सिमिलरली, कैसे, ये भी हो गया। तो ये नेगेटिव साइन, इस पर पॉजिटिव साइन, बिगर लोब पर पॉजिटिव साइन आता है और स्मॉलर लोब पर नेगेटिव साइन आता है। अब z क्या है वो मैं बताती हूँ आपको अभी। देखो
तो Z हम यहाँ पर मान रहे हैं एक कांस्टेंट कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, कि जो सेंट्रल एटम है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है प्लस उस पर कितने लोन पेयर हैं, वही हमारा क्या डिसाइड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड बताया था, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारा ओवरलैपिंग से। और कौन सी ओवरलैपिंग से, तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, या फिर हम बोल सकते हैं एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग से। अब देखो कैसे बनता है, तो मान लो मैंने दिया CH4, क्या लिया मैंने, CH4। अब सबको पता है कि CH4 बनता कैसे है, एक बॉन्ड इधर होता है हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो ये हमारे 4 हाइड्रोजन है। तो पहला बॉन्ड हमेशा, पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा हो गए, Z इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 सिग्मा प्लस सेंट्रल मेटल एटम क्या है मेरा, यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन पर ये बताओ मुझे कितने लोन पेयर है, तो एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब 0। तो Z इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 4। ये समझ आया। अब मान लो मैं आपको देती हूँ एक और एग्जांपल। मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने बोला मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड C, एक H, दूसरा H, एक H इस पे और एक H इस पे, तो यही है। अब मुझे बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होगा अगर मैं इस कार्बन को लेके देखती हूँ तो, ठीक है, एक कार्बन को लो, ये क्या होगा मेरा सिग्मा। पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, और इसको क्या बोलेंगे हम, पाई, क्या बोलेंगे, पाई। तो कितने सिग्मा हो गए टोटल इस कार्बन पर, 3 सिग्मा, यानी कि Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3। समझ आया व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपकी वैल्यू Z की 2 आती है, कितनी आती है आपकी Z की वैल्यू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी आपकी, SP। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी, SP। और शेप क्या होगी, मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। लीनियर कैसे होगी, तो A हमारा ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ, और मान लो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई B इधर और B इधर, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, एक सेकेंड, ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा का मतलब Z की वैल्यू 2, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, SP। ज्योमेट्री क्या आ गई, लीनियर। एग्जांपल्स है CO2, BeF2, C2F2। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ BeF2 बनता कैसे है, ठीक है। लाइक मैंने एग्जांपल में दिया है BeF2, BE मतलब बोरो, बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम, ठीक है। तो हमारा सेंटर पे क्या है, बेरिलियम। अब बेरिलियम मुझे बताओ कितने पे आता है, 4 पे आता है ना, तो 4 का मतलब है 2,2 है ना, 2,2 मतलब 1:2 और 2:2, यही आएगा 1:2 2:2। अब ये तो पूरा है, तो इसके लास्ट वाली शेल में, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, जो लास्ट वाली सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको बोला जाता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया ये, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और एक बॉन्ड इधर बनाएगा फ्लोरीन के साथ। अब फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड कैसे बना, तो हमें पता है फ्लोरीन आता है 9 पे, कितने पे आता है, 9 पे। अगर मैं करूँगी तो 2,7 आएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन को किसकी जरूरत थी, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 हो जाएंगे, और 8 का मतलब क्या है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसी होती है, स्टेबल। तो इसने क्या किया, बेरिलियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, और यहाँ से ये शेयरिंग हुई, यहाँ से ये शेयरिंग हुई, और बेरिलियम ने दोनों F के साथ बॉन्ड बना लिया। तो शेप कैसी बनी देखो एक बार, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको, सो मैं इसको एक सेकेंड, सॉरी गाइज, देखो मैं आपको दिखाती हूँ लाइक किस तरीके से हमारा शेप बनेगी। ओके ओके, व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ऐसा हो गया, थैंक यू, ये समझ आया, ठीक है। अब शेप कैसी बनेगी, मान लो मैंने सेंटर पे क्या रखा, बेरिलियम, तो एक बॉन्ड मेरा इधर F बना, एक बॉन्ड मेरा इधर F बना, तो इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर ज्योमेट्री। और एंगल कितना है, तो यहाँ पर एंगल आता है 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब मुझे Z की वैल्यू बताना जरा, Z इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो 2 सिग्मा प्लस सेंट्रल मेटल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं, तो Z इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। और 2 का मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। समझ आया। अब जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है, इनफ है, ठीक है। अगर अब आपकी वैल्यू सेम एज इट इज 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। sp2 का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल मिलेगा, 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। शेप कैसी बनेगी, तो ट्रायगोनल क्लोनर शेप बनेगी। एग्जाम्पल में आता है BF3 SO2 NO3 नेगेटिव और CO32 नेगेटिव। तो मैं आपको सबका एक एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ, ठीक है। सो मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर एक और पेज इंसर्ट कर लें, लेट मी इंसर्ट अ पेज, ओके। सो हम एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं अभी, एक एग्जाम्पल वहीं से ले लेते हैं हम, तो हम लेते हैं BF3 का, ओके। सो BF3
3। देखो क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, सारे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व नहीं करवाने वाली, कुछ एग्जाम्पल आप खुद करके देखना। अब आते हैं बोरोन पे, ठीक है। तो बोरोन कितने पे आता है, 5 पे आता है, यानी कि 2,3 है ना। और फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन कितने पे आता है, 9 पे, तो यानी कि 2,7। एक इलेक्ट्रॉन किसको जरूरत है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। तो ये क्या करता है, ये बोरोन है मान लो, इसने 3 बॉन्ड बनाए, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर। फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इन्होंने शेयरिंग करी तो यहाँ जाके हमारा बॉन्ड बन गया। और एक बॉन्ड जो बनता है ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड हमारा बनता है, ठीक है। अब ये जो शेप है इसको बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। अब z की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, तो ये भी सिग्मा है मेरा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो z इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। कोई हमारा लोन पेयर है नहीं तो 0, तो z इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 3। और जब भी z इक्वल टू 3 आएगा, यानी कि 3 सिग्मा का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। समझ आया, 3 सिग्मा का मतलब 1s 2p, तो sp2, दिस इज sp2। बाकी हमारा और भी एग्जांपल्स हैं, आप इनको सेम एज इट इज करके देखना, वही आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं। अब आते हैं 4 पे। अगर आपका z की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, जो कि मोस्ट फेमस है टेट्राहेड्रल। CCl4 हो गया, SiF4 हो गया, NH3 हो गया, H2 हो गया। जो मैंने आपको ये CH4 समझाया था, ये यहाँ पर जरा z की वैल्यू कैलकुलेट करो, 4 आई थी, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। और शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अब शेप कैसी होती है, देखो मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। ये कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। दिस इज व्हाट टेट्राहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है, तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, 109.5 डिग्री। कितना एंगल होता है, 109.5 डिग्री। बाकी सबके एग्जाम्पल आप करके देख लेना। एक बार मैं आपको NH3 समझा देती हूँ कि NH3 पे आता है लोन पेयर। एग्जाम्पल में मैंने लिया NH3 नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन मुझे बताओ 5 किस पे आता है, 7 पे आता है, तो 2,5 आएगा। एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, और 2,5 का मतलब है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। अब मान लो मेरा नाइट्रोजन था, ठीक है, ये नाइट्रोजन है। अब मैं क्या करूँगी, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, एक सेकेंड, 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, मैंने यहाँ रख दिए। अब इसने बॉन्ड कितने हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दो। तो एक हाइड्रोजन इधर आया, इसने बॉन्ड बना लिया, ये हो गया मेरा हाइड्रोजन का बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो बॉन्ड बना लेगा ऐसे, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, तो 3 बॉन्ड बन गए। अब ये क्या बचता है, तो ये आता है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, उसको बोलता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ज्योमेट्री कैसी बनी है, देखो टेट्राहेड्रल। शेप अलग होती है, शेप मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी ज्योमेट्री समझो। ज्योमेट्री कैसी बनी है, टेट्राहेड्रल। z की वैल्यू देखो कितनी आती है, z कितना आएगा यहाँ पे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब 3 है, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हैं। अब आप 2 नहीं लिखोगे, इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, लोन पेयर 1 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और जब भी z की वैल्यू 4 आती है इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। और शेप कैसे होगी, टेट्राहेड्रल। समझ आया लोन पेयर वाला केस कैसे होता है। अब आता है हमारा, अगर आपकी z की वैल्यू 5 आती है तो sp3d होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है, जैसे कि PCl5। अब मैं आपको एक बार PCl5 की शेप बना के दिखाती हूँ कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती कैसे है। लेट मी शो यू, 1 सेकेंड। ओके, सो मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, PCl5, 5, एक सेंटर पे हमारा P होगा, इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो किस तरीके से होती है, तो ये हमारा हो गया बेस, यहाँ पर एक Cl मैंने लगाया, दूसरा Cl मैंने लगाया, तीसरा Cl मैंने लगाया, चौथा Cl और 5वां Cl। इस तरीके से कुछ ये शेप होते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एंगल कितना होता है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर जरूरत नहीं है, 120 भी होता है, 90 भी होता है। अब अगर आपकी z की वैल्यू 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2sf6, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। अब ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है, देखो ऑक्टाहेड्रल की भी मैं आपको एक बार शेप बना के दिखाती हूँ। मैं आपको क्यों बतानी हूँ, देखो थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आपको सब कुछ समझ आएगा, बट पूरी वीडियो देखना, ठीक है, ऐसा नहीं आप बीच में देखने लगो। अब मैं आपको दिखाती हूँ SF6, सल्फर है, सेंटर पे होगा। शेप कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, तो 1 बॉन्ड 2 3 4 5 6 इस तरीके से होती है। फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, जब आपको इनको ऐड कर देते हो इस तरीके से कुछ, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, ठीक है। कैसी शेप बनती है, ऑक्टाहेड्रल। मिलाने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल शेप बना सकते हो आप। तो कुछ एग्जांपल्स थे, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालते हैं, तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है पांचों। z निकालना आना चाहिए, z क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं,
समझ आया यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिखाया है, ये जो Z था आपको दे देंगे NH3 और बताओ कि क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो कैसे बताओगे, तो ये फॉर्मूला एक ट्रिक है, आप ट्रिक की तरह समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक मानी जाती है हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए। तो Z इक्वल्स टू होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। पहले सेंट्रल मेटल एटम फाइंड करो, उस सेंट्रल मेटल एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अभी मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे, जो बाहर वाली शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। प्लस नेगेटिव चार्ज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है लाइक मैंने बोला NO3 नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है जैसे कि NH4 पॉजिटिव, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। अब व्हाट इज मोनोवेलेंट एटम, तो लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर कुछ ऐसे एटम दिए हैं तो आप उनको ऐड करोगे, सिंपल। Z कैसे निकालोगे, तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करेंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब डायरेक्ट देखो NH3 है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा N, ठीक है। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो N आता है 7 पे, तो 2,5, 5 और 2 7 आ गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 5। मोनोवेलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो प्लस कर दिया मैंने 3। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5, 3, 8 डिवाइड करोगे 4 आ गया। और जब भी Z की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3। शेप क्या आएगी, टेट्राहेड्रल, सिंपल, समझ आया। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आगे देखो BF3, बोरॉन कितने पे आता है, 3 पे आता है ना, हाँ नहीं 5 पे आता है, सॉरी 5 पे आता है, तो 2,3। तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 3, प्लस फ्लोरीन यानी कि मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3, तो 3 और 3 6, तो 1/2 × 6 इक्वल्स टू आ गया 3। अब Z की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। मतलब वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इस टेबल को अच्छे से रट लो, एक पेज पे लिख लो और अपने जहाँ भी पढ़ते हो ना वहाँ पर पेस्ट कर लो, याद हो जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर आई, सो सेम एज इट इज NH4 पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन भी मैंने बताया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोनोवेलेंट कितने हैं, 4 हैं। अगर पॉजिटिव साइन है तो उसको माइनस करेंगे। पॉजिटिव कब आता है ये बताओ मुझे, जब मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मुझ पर पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, मेरे पास से नेगेटिव गया है तो मुझ पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव आया ना। तो NH4 पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है या H पॉजिटिव ले रखा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 8 आया, 1/2 से डिवाइड करा 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3, शेप आ गई टेट्राहेड्रल। सेम एज इट इज PH3 है, P मतलब फॉस्फोरस, 15 पे आता है और 15 का मतलब है 2,8,5। वैलेंस शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल, बिल्कुल बाहर वाली शेल जो होती है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3, तो कितनी आ गई, sp3 आ गई। सेम एज इट इज PCl5 है, सॉल्व करके देख लेना। XeF4 जिनून, अब जिनून जो आता है वो आता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्या आता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4, कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो 6 आ गया, यानी कि sp3d2 क्या आ गया, ऑक्टाहेड्रल, समझ आया। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखिए, देखो लोन पेयर जो होता है, अगर लोन पेयर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, लोन पेयर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल बनता है। बताऊंगी वेस्पर थ्योरी जब पढ़ोगे तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये सब हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ये कहीं पे आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे बॉन्ड एंगल बढ़ता है। व्हाट इज बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल होता है सेंट्रल मेटल एटम और हमारे जो एटम्स हैं उनके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। हायर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। हाइयर लोन पेयर रिपल्शन, अगर लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है बॉन्ड एंगल को। कैसे डिक्रीज करती है वो अभी हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें Z पता चल गया, ठीक है। हमें पता चलना है लोन पेयर कितने हैं, है ना, कि लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो Z की वैल्यू जो भी आई है उसमें से सराउंडिंग एटम को माइनस कर दो। लाइक PH3 का एग्जाम्पल देखो, Z की वैल्यू कितनी आई है, 4, तो लोन पेयर इक्वल्स टू क्या आएंगे, Z माइनस सराउंडिंग एटम मतलब कितने एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, माइनस कर दो तो 3, तो कितना लोन पेयर आया, 1। तो देख लो 1 लोन पेयर है, बिल्कुल है। यहाँ XeF4 में, अब XeF4 में मुझे बताओ कितने Z की वैल्यू कितनी आई है, 6, माइनस बॉन्ड कितने के साथ बनाया है, 4 के साथ, तो Z की लोन पेयर कितना आ गया हमारा, 2, लोन पेयर कितने आ गए, 2।
तो ये 2 लोन पेयर बने हुए हैं, समझ आया। अब लोन पेयर ऐसे क्यों रखे हैं वो आगे समझेंगे, ठीक है। ये वही वाला फॉर्मूला है, फिर से मैंने लिख दिया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे, तो Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z में से सराउंडिंग एटम्स को माइनस कर दो तो लोन पेयर आपके निकल जाते हैं, ठीक है। अब आता है व्हाट इज बेंट्स रूल। बेंट रूल क्या है, तो बेंट रूल states that more electronegative substitutes prefer hybrid orbitals having less s character and more electropositive substituents prefer hybrid orbital having more s character। मतलब कि जो more electronegative atom है like phosphorus और Cl, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और फ्लोरीन है, तो हमारा जो फ्लोरीन है और क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन को क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन Cl से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रखना FON। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो प्रीफर करेगा ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को जहाँ पर s कैरेक्टर कम होगा। लेकिन जो हमारा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो वो क्या प्रेफर करेगा, मोर s कैरेक्टर वाले को, लेस s कैरेक्टर और मोर s कैरेक्टर, समझ आया। लाइक PCl3F2, PCl3F2 में क्या है, अब जो Cl है वो हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर F जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl से, तो जो F है वो प्रेफर करेगा लेस s कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल्स को, ठीक है। और जो Cl है वो मोर s कैरेक्टर वाले को प्रेफर करेगा। दिस इज बेंट रूल, सिंपल। ये कहता है बेंट रूल कि अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाना चाहेगा जहाँ पर s कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाना प्रेफर करेगा, ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में जहाँ पर मोर s कैरेक्टर होता है। ये थी हमारी हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दरअसल हाइब्रिडाइजेशन, ये टेबल याद रखना, एग्जाम्पल आएगा, आपको कोई ये डायग्राम बना के नहीं देखना, वहाँ सिंपल आपको दिया होगा CO2, तो बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो SP होती है। अच्छा CO2 को एक बार बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरीके से होता है। अब मुझे बताओ Z कैसा आएगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, क्योंकि हमें पता है एक ही सिग्मा हो सकता है 2 एटम के बीच में, तो एक पाई होगा। 2 सिग्मा का मतलब SP और SP का मतलब लीनियर शेप, और शेप कैसी है देख लो, लीनियर है। एंगल कितना 180 डिग्री है। यहाँ तक समझ आया सभी को। तो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा चुकी हूँ, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में क्या होता है, कुछ रिपल्शन होता है हर एक एटम्स में, एंड द एटम्स ऑलवेज टेंड टू अरेंज देमसेल्फ इन अ मैनर इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इज मिनिमाइज। अब मान लो कोई चीज़ है जिनमें रिपल्शन हो रहा है, तो क्या वो एक साथ रुक पाएंगे, नहीं, वो क्या चाहेंगे कि हमारे बीच में रिपल्शन बहुत कम हो। क्या चाहेगा कोई भी एटम कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो। अगर रिपल्शन कम नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टेबिलिटी खत्म कर देगा, है ना। तो हर एक एटम क्या चाहता है, अपने आप को ऐसे अरेंज करना कि उनके बीच में जो रिपल्शन हो, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन हो वो मिनिमाइज्ड हो, ठीक है। अब मिनिमाइज कैसे होगा, तो ये वेस्पर थ्योरी बताती है कि किसके बीच में कैसा होता है। अब मान लो मैंने तुम्हें बताया एक लोन पेयर होता है, एक बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर कौन, जो बॉन्डिंग कर रहा है, लोन पेयर कौन, जो बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर में होता है। मान लो 2 लोन पेयर एक साथ आ गए तो इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होगा, मतलब इतना रिपल्शन होगा कि ये दोनों एक साथ रुक ही नहीं सकते, मैक्सिमम रिपल्शन होता है। फिर उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में, क्योंकि हमने देखा 2 बॉन्ड ऐसे बन जाते हैं आसानी से, है ना, तो उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होता है। ये ऑर्डर याद रखना, सबसे ज़्यादा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं मोर स्पेस एंड एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। देयरफॉर लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मिनिमम। ये याद रखना किसके बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, किसके बीच में रिपल्शन मिनिमम होता है, ठीक है। अब ये ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर दिया हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड में, ये जो यहाँ पे था इसके अकॉर्डिंग कि ट्रिपल बॉन्ड में एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, फिर हमारा लोन पेयर में होता है, डबल बॉन्ड में होता है, फिर सिंगल बॉन्ड में होता है। नहीं, हमें वेस्पर थ्योरी पढ़नी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये पढ़ो। वेस्पर थ्योरी में सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में। वेस्पर थ्योरी कहती क्या है कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है एटम्स में, और एटम क्या चाहता है, अपने आप को ऐसे अरेंज करना कि उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए, मतलब बिल्कुल कम हो जाए। अब ये चीज़ समझो क्या होता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ लिखी होगी, हाँ ये देखो, अगर जो मॉलिक्यूल है अगर उस पर कोई लोन पेयर है, नो लोन पेयर है, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होती हैं। जो ज्योमेट्री होगी वही हमारी शेप होगी। और जो मॉलिक्यूल है अगर उसमें लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होगी। ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या देखती है, लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर भी। जैसे मैंने आपको अभी अमोनिया दिखाया था, है ना, 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर था, समझ आया। तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, लेकिन शेप उसकी टेट्राहेड्रल नहीं होती है। तो जहाँ पर भी लोन पेयर आ जाता है वहाँ ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होंगी। शेप क्या कंप्रोमाइज़ करती है, सिर्फ बॉन्ड पेयर।
शेप क्या बताती है? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर, ना कि लोन पेयर। शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। ज्योमेट्री में दोनों चीज़ें काउंट होती हैं। अब अगर आपका लीनियर ज्योमेट्री आती है तो लीनियर शेप ही बनेगी और कोई शेप नहीं बना सकते हम, ठीक है, बढ़िया। अब अगर आपकी ट्राइगोनल प्लेनर आती है तो टीपी मतलब ट्राइगोनल प्लेनर भी बन सकती है और बेंट शेप भी बन सकती है। क्या होता है समझाऊंगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है तो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, ट्राइगोनल पिरामिडल भी हो सकती है, बेंट भी हो सकती है। फिर आता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, तो इसमें सॉहॉर्स बनती है, टी शेप्ड बनती है, और ट्राइगोनल बायपिरामिडल, टीपीपी का मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल बन सकती है, स्क्वायर पिरामिडल बन सकती है, स्क्वायर प्लेनर बन सकती है और टी शेप्ड बन सकती है। अब कैसे बनेंगी? मान लो आपने लिया H2O, ठीक है, H2O का Z कैलकुलेट करो तो 1/2। सेंट्रल मेटल आइटम क्या है मेरा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 6 होते हैं ना, 8 पे आता है तो 2,6 प्लस मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं? 2। तो कितना आ गया यहाँ से? 1/2 इंटू 8 यानी कि 4, और 4 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन आ गई मेरी sp3, और ज्योमेट्री क्या आ गई? टेट्राहेड्रल। लेकिन लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? Z की वैल्यू इतनी है 4 माइनस सराउंडिंग आइटम कितने हैं? 2, तो 4 माइनस 2। इस पे कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। और किस पर है? सेंट्रल मेटल एटम पर, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। तो शेप क्या हो जाती है? यहाँ से बेंट हो जाती है। बेंट कैसे हो जाती है? ये ऑक्सीजन था, मान लो ये ऐसे बॉन्ड बना रहा था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, ये 2 लोन पेयर आए। अब हमें पता है लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे? इधर धक्का देंगे ना इन हाइड्रोजन को। तो इस शेप को ये कैसा कर देते हैं? कुछ इस तरीके का शेप कर देते हैं, है ना। देखो मैं बताती हूँ, पहले हाइड्रोजन ऐसे थे, तो इन दोनों लोन पेयर में बहुत रिपल्शन हुआ और इन्होंने क्या करना शुरू करा? इन हाइड्रोजन को धक्का देना शुरू करा। ये दोनों दूर जाने लगे एक दूसरे से, तो जब थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे तो ये हाइड्रोजन की शेप कुछ ऐसी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम वी शेप्ड। क्या बोलेंगे? वी शेप्ड, या फिर वी बन रहा है ना, देखो उल्टा वी, तो उसको बोलते हैं वी शेप्ड या फिर बेंट शेप। समझ आया? शेप और ज्योमेट्री दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना बनता है? तो 104 बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर आपका रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होती है, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। रिपल्शन ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, और रिपल्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आते हैं हमारे वेस्पर थ्योरी के कुछ एग्जाम्पल्स। यही एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। सबसे पहले आता है NH3। अभी मैंने आपको NH3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पे H मिसिंग है तो यहाँ H भी आएगा, ठीक है। अब NH3 में Z कैलकुलेट करो, 5 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 हमारे मोनोवैलेंट एटम होगा जो हाइड्रोजन है, तो कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये इक्वल्स टू होगा, ठीक है। तो Z इक्वल टू कितना आ गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी? sp3। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। अब लोन पेयर कैलकुलेट करो, तो लोन पेयर क्या होते हैं? Z माइनस सराउंडिंग एटम। Z कितना है? 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3, तो लोन पेयर आ गया 1। ये लोन पेयर आ गया। अब ये जो शेप बनती है कुछ पिरामिड टाइप की बनती है, इस तरीके से शेप बनती है, पिरामिड टाइप, ठीक है। देखा ना, पिरामिड कुछ इस तरीके से होता है, तो ये पिरामिड टाइप शेप बनती है, तो उसको बोलते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं? पिरामिडल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी लेकिन शेप पिरामिडल होगी। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों कैलकुलेट होते हैं, और शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर कैलकुलेट होते हैं, ना कि लोन पेयर। समझ आया यहाँ तक? अब दूसरा एग्जाम्पल है PCl5, सेम एज इट इज PCl5 का। PCl5 में ज्योमेट्री और क्या बोलते हैं हमारा शेप दोनों सेम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Z हमारा 5 आया है, कैलकुलेट करके 5 आया, और 5 भी अगर मैं Z 5 आया, 5 भी हमारे Cl है, तो 5 माइनस 5 0, यानी कि लोन पेयर 0 है। लोन पेयर 0 है तो हमारी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही बराबर होंगी, सेम एज इट इज SF6 में दोनों इक्वल होंगी, ज्योमेट्री और शेप इक्वल होंगी। ऑक्टाहेड्रल। H3O पॉजिटिव। अब यहाँ देखो H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन हमारा सेंटर पे है, सेंट्रल मेटल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। हाइड्रोजन पे कितने हैं? वो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3, तो प्लस कर दिए। अब पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे? -1 करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया? Z इक्वल्स टू 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। लोन पेयर कितने आएंगे? तो 4 माइनस 3। क्यों? क्योंकि मोनोवैलेंट एटम हमारे बॉन्डेड एटम जो है वो 3 है, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1। ज्योमेट्री क्या आ गई? टेट्राहेड्रल। और शेप क्या आएगी? पिरामिडल, लाइक NH3 के अकॉर्डिंग शेप कैसी आ गई इसकी? पिरामिडल। सेम एज इट इज SF4 है। जब आप SF4 का निकालेंगे तो Z आ गया हमारा 5, sp3d, 5 के लिए sp3d आती है। ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन जब आप लोन पेयर देखते हो, है ना, तो लोन पेयर जब आप देखते हो कितना आएंगे? 5 माइनस 4, बॉन्ड कितने से बना? 4 से, तो यानी कि लोन पेयर एक लोन पेयर होगा, तो यहाँ पर इन्होंने लोन पेयर रखा है। और ये जो लोन पेयर शेप जो बनती है ना, कुछ लाइक हमारा शेप जो होगी या तो सॉहॉर्स होगी या टी शेप्ड होगी, है ना, या तो सॉहॉर्स समथिंग बनती है या टी शेप बनती है। कैसे बनती है? देखो एक बार मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, एक सेकेंड, लेट मी शो यू हियर। यहाँ मैं आपको एक बार समझाती हूँ। ये मेरा S है, 5 बॉन्ड बनेंगे, तो 1 2 3 4, और यहाँ हम 5वां बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ हम रखेंगे लोन पेयर को, और यहाँ हम रखेंगे फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। अब देखो कैसी शेप बनी है,
तो ये हमारी कैसी बनी, एक 100 हॉर्स की तरह। 100 हॉर्स मतलब जो झूला नहीं होता है, ऐसा करके जो झूला झूलते हैं हम, ये वाला कि यहाँ से ऊपर या ऊपर, तो इसको बोलते हैं 100 हॉर्स। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो ये था हमारा SF6 का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं। सॉरी, ये दोबारा से पेज वही आ गया, इसको छोड़ो। अभी यहाँ आते हैं वेस्पर थ्योरी के कुछ और एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 6 है हमारा CF3 नहीं होगा ये, सॉरी ClF3 होगा गाइस, ClF3 नेगेटिव, और यहाँ भी Cl कर लेना, थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब Cl के जब आप देखोगे तो 17 पे आता है। 17 का मतलब 2,8,7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। 3 F के साथ बनाया तो 3, तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d। लोन पेयर कितने आ गए, 2। 2 लोन पेयर आ गई। ये स्ट्रक्चर गलत है गाइस, इसको मैं 1 मिनट हाइड कर देती हूँ। ये स्ट्रक्चर मैं इसको कट कर देती हूँ, है ना। मैं इसको कट कर देती हूँ, ये गलत है, इसको मत देखना। मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी। क्या है, ClF3 नेगेटिव। मैं आपको एक पेज पे समझा देती हूँ अलग से। लेट मी इंसर्ट अ पेज। ओके, तो मैं आपको समझाती हूँ ClF3 नेगेटिव। समझो, वैसे नेगेटिव नहीं होगा गाइस, नेगेटिव हटा। अब आओ ClF3 पर। 1/2 Z की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Cl पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3। तो कितना आ गया हमारा यहाँ से 1/2 इंटू 10, यानी कि कितना आ गया, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई मेरी, sp3d। यही आई। शेप क्या आएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP। अब कैसे बनेगी, अगर मैं बोलूँ लोन पेयर, तो LP की वैल्यू कितनी आएगी, Z कितना आया मेरा 5, माइनस बॉन्ड कितने से बना है, 3 से, तो यानी कि माइनस कर दो, तो कितने लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये मेरा Cl है, सेंटर पर 5 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर हमारी जो शेप बनती है वो टी शेप्ड बनती है। क्या शेप बनती है, टी शेप। टी शेप कैसे बनेगी, एक लोन पेयर मैंने यहाँ रखा, ठीक है, दूसरा लोन पेयर मैंने यहाँ रखा, एक F, दूसरा F और तीसरा F। अब देखो ये कुछ टी तरीके ऐसा बन गया ना, टी शेप्ड, ये इधर और ऐसे, तो ये मेरा टी शेप बन गया। तो इसमें शेप कैसी बनती है हमारी, टी शेप। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि ज्योमेट्री कैसी आएगी हमारी, ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री है मेरी TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन शेप क्या है मेरी, तो शेप है यहाँ पर टी शेप्ड। कैसी शेप बनी है, टी शेप। ठीक है, MCQ के लिए छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे बढ़ो, ClF2 नेगेटिव, सेम एज इट इज बना के देख लेना, वही बनेगा। यहाँ पर हमारी लीनियर शेप बनती है। फिर आता है I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव चलो मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी आप ये करके देख लेना, SO4 नेगेटिव और ICl2 नेगेटिव। मैं आपको समझाती हूँ I3 नेगेटिव। एक और पेज इंसर्ट कर लो, लेट मी इंसर्ट अ पेज, यस, ओके। तो मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है I3 नेगेटिव का, डन। Z कैलकुलेट करो कितना आएगा, तो 1/2। अब I3 नेगेटिव में हमारा सेंट्रल मेटल एटम भी I है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम अगर मैं I मानती हूँ तो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है ग्रुप 17, और ग्रुप 17 का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। इतना तो आपको अगर पता होगा बेसिक 11th-12th में। प्लस एक I मैंने ले लिया सेंट्रल मेटल एटम, तो कितने I बचे, 2, ठीक है। माइनस चार्ज है तो मैं क्या करूँगी, प्लस करूँगी 1 को। अगर माइनस चार्ज होता है तो उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2 प्लस करके 10 डिवाइड करके कितना आ गया, 5, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d। समझ आया। ज्योमेट्री क्या आएगी, तो ज्योमेट्री आएगी यहाँ पर 5 के लिए आती है TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शेप कैसी बनेगी I3 नेगेटिव की, तो सेंटर पे लो I, कितने बॉन्ड बनने हैं, 5 होते हैं ना। तो अब मुझे क्या करना है, 2 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि 2 ही I हैं। तो हम यहाँ करते हैं, एक I मैंने यहाँ बनाया, एक I मैंने यहाँ बनाया, और ये हो गए मेरे 3 लोन पेयर। क्या होगा मेरे ये 3 लोन पेयर। तो शेप में क्या आता है, सिर्फ शेप में हम क्या देखते हैं, सिर्फ बॉन्ड एंगल। तो एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर बना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, शेप कैसी है, देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो शेप हमारी यहाँ पर आती है लीनियर। कैसी शेप आई है मेरी, लीनियर। समझ आया। अब आपको ये डिटेल में नहीं पढ़ना, मतलब कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है सब कुछ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस में कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है, डन। बाकी का आप करके देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस पर अगर कुछ चार्ज है तो आप कैसे दिखाएंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करके चार्ज दिखा सकते हैं, डन। तो ये थी हमारी वेस्पर थ्योरी, यही थी हमारी वेस्पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या चीज़ें आपको याद करनी है, सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा लास्ट स्लाइड, जिसमें आपको पढ़ाया है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये याद कर लेना, सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली सिग्मा बॉन्ड ये है, हमारा पाई बॉन्ड ये है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोएक्सियल और एंड टू एंड ओवरलैपिंग। किससे बनता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। कौन कौन से ऑर्बिटल से बन सकता है, SS से बन सकता है, SP से बन सकता है, PP से बन सकता है। सिंपल। कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इट इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देयर कैन बी ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स मान लो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा।
एक सिग्मा बॉन्ड होगा। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये इंडिपेंडेंटली बनता है, मतलब यहाँ कोई और बॉन्ड फॉर्मेशन की डिपेंडेंसी नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। जैसे पाई बॉन्ड बनता है ना, ये पहले सिग्मा बनेगा तभी पाई बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली बनता है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिटरमाइंड बाय दीज बॉन्ड, इन बॉन्ड से ही हम क्या बताते हैं, शेप बताते हैं। पाई बॉन्ड हमें कोई भी बॉन्ड मतलब शेप नहीं बताते हैं मॉलिक्यूल की। अब पाई बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइडवाइज ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है किसकी, पीपी से सिर्फ। ये एक वीक बॉन्ड होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देयर कैन बी मोर देन वन पाई बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दो एटम है, एक सिग्मा है और दो पाई है, तो एक से ज़्यादा पाई हो सकते हैं, लेकिन सिग्मा एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इनका कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर सिग्मा बॉन्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा, उसी के बाद पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस बॉन्ड, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ चुके हैं सिग्मा बॉन्ड ही शेप हमें डिटरमाइन करता है। तो सिग्मा प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, सिग्मा हमें क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क की स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा। और पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का डिफरेंस बताया, मैंने आपको वेस्पर थ्योरी बताई, बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए मैंने यहाँ पर, है ना, और मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताई कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, व्हाट इज बेंट रूल, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने सारी ही चीज़ें कवर करवाई हैं बहुत ईजी फॉर्मेट में। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, आप चाहते हो कि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, उस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके बेसिक्स एकदम क्लियर करवा दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे इससे बन सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से, वेस्पर थ्योरी से, वीबीटी से। लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा है इस यूनिट में जो कि है एमओटी, सिर्फ लास्ट टॉपिक है एमओटी, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करवाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।